हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि आपके सुपरवाइजर एग्जाम जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोग अगर ये कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल एस ऐप पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप लोग कोड यूज़ कर सकते हैं अप्रैल का, ताकि आपको 30% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। हम लोग अभी ट्रिपल एस का सेकेंड एस यानी कि स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसपे आप लोगों को डेली बेसिस पे टेस्ट का जो शेड्यूल है वीकली टेस्ट का पहले ही मिल जाता है। आप लोगों के जो टेस्ट कल से होंगे वो होंगे आपके अभी तक जो चल रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ स्पेशलाइजेशन के टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, लेकिन इसके साथ साथ अब हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन प्लस जीके करा था इस वीक। नेक्स्ट वीक हम लोग एक और सेक्शन को ऐड करने वाले हैं, वो होगी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के टेस्ट आपके 2 वीक चलेंगे और ये पूरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका टेस्ट का शेड्यूल है। अटेम्प्ट करने हैं तो आप लोग कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का टाइम आप लोगों का लूंगा। एक बार हम लोग यहाँ पे क्विक ओवरव्यू करेंगे कि अभी तक जो हम लोग क्लासेस के बाद जो टेस्ट कंडक्ट करवा चुके हैं वो कौन कौन से हैं। पहले वीक हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल का करा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हम लोग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा चुके हैं। इस वीक का हमारा टारगेट है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स और डेमोग्राफी सेंसिस के टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे। वहीं अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो इस बार हमारे जो टेस्ट है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स और इसी के साथ साथ हमारा एक्टिव पैसिव भी होगा। नेक्स्ट वीक हम लोग बाकी के कंपोनेंट्स पे टारगेट करेंगे और जैसे ही खत्म होगा इसके लिए आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट से पहले या टॉपिक टेस्ट से पहले आपको बता दूं, इसके लिए आपको एक बार जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं आपको जेके एसएसबी के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज तक इन पर्टिकुलर टॉपिक से उसको मैं यहाँ पे पीवाईक्यूज की फॉर्म में आप लोगों को एक बार पढ़ा दूंगा ताकि 10 में से 10 जो नंबर है आप लोग अपने कंफर्म कर लें। इसके अलावा जनरल साइंस पे आपको टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश खत्म होने के बाद और सेम सीक्वेंस पे कंप्यूटर चलेगा। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करूं तो स्पेशलाइजेशन में हम लोग यूनिट 1 जो है वो खत्म कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर बात की जाए तो आपको इसके 25 से ज़्यादा टेस्ट मिले थे, यानी कि 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के करवा दिए गए हैं जो टेस्ट की फॉर्म में करवाए गए हैं। इसके अलावा यूनिट 1 का एक सेक्शनल टेस्ट भी मिला है। इस हफ्ते का टारगेट हमारा होगा जेंडर इनइक्वालिटीज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स और स्टेजेस एंड थ्योरीज। सिर्फ रेट तक हम लोग यहाँ पे करेंगे, बाकी सेकेंड यूनिट जो होगी वो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग टारगेट करेंगे। तो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी से अभी हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, स्कोर अच्छा आ रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि पेपर कब होगा आपको पता नहीं है। तो बात करते हैं स्कीम्स को लेके। स्कीम्स ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इस लास्ट लेक्चर से पहले हम लोगों ने मेडिकल हेल्थ केयर और अडॉप्शन के ऊपर में बात करी थी। आज हम बात करेंगे फॉस्टर केयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और ये सारा का सारा कोर्स आपको 600 रुपए के करीब करीब में अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो, जिसमें सारा टेस्ट सीरीज से लेके वीडियो लेक्चर्स तक हर एक चीज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं फॉस्टर केयर के बारे में। फॉस्टर केयर क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है। फॉस्टर केयर की अगर मैं बात करूँ फॉस्टर केयर होता क्या है तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फॉस्टर केयर बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने वर्ड को सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी यूज होते हुए। फॉस्टर केयर में क्या होता है, एक अरेंजमेंट की जाती है। अब अरेंजमेंट किस तरीके की जा सकती है, जहां पे कोई एक बच्चा रह सकता है लेकिन टेम्पररी बेसिस पे अगर बात की जाए तो ये बनाया जाता है जहां पे उसके जो अनरिलेटेड फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो यहाँ पे रह सकता है। अब यहाँ पे प्रेफरेबली कोशिश की जाती है कि जो भी बच्चे यहाँ पे हैं या तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ या फिर जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं फैमिली के साथ, उनके साथ रहें। फॉस्टर केयर जो बनाई जाती है उस पर कोशिश ये की जाती है कि या तो वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे कि आप मान सकते हैं दादा दादी या चाचा चाची के साथ, ताया ताई के साथ रह सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो एक क्लोज फ्रेंड्स होते हैं फैमिलीज के उनके साथ ये बच्चे रहें, ताकि जिनको बच्चे जानते हैं, एक ऐसा अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है कभी भी, या फिर कोई अगर विलिंग नहीं है कि वो किसी बच्चे का ध्यान रख सके, तो यहाँ पे इन केस में बच्चों को फॉस्टर केयर्स में भेजा जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं,
आमतौर पे बहुत सारी कंडीशंस होती है। कोई भी बच्चा अगर ग्रो करता है तो उसकी पहली प्रेफ़रेंस रहती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ करे। अगर किसी भी सिनेरियो में मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई किसी पे कोई क्राइम के चार्जेस हैं, तो यानी कि किसी भी ऐसे केस में जब पेरेंट्स के साथ वो नहीं रह सकता, तो पहली प्रेफ़रेंस रहती है या तो वो अपने दादा-दादी के साथ रह ले, या फिर जो क्लोज़ उसके रिलेटेड है, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उनके साथ, या फिर कोई क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी ऐसा सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में बच्चों को क्या कर दिया जाता है, बच्चों को भेज दिया जाता है फॉस्टर केयर में। अब यहाँ पे फॉस्टर केयर क्या करती है उस पे बात करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में चीज समझेंगे। अभी तक आपको आई होप ये पता चल चुका होगा कि फॉस्टर केयर होता क्या है। अब जब कभी भी कोई बच्चा फॉस्टर केयर में जाता है, बहुत सारी प्रेफरेंसेस जो है वो दी जाती हैं यहाँ पे उन फैमिलीज को भी, जिसमें पहली प्रेफरेंस ये दी जाती है, हम लोगों ने अडॉप्शन के केस में भी पढ़ा था, कि उनको सिमिलर कल्चर, ट्राइबल या फिर एक कम्युनिटी कनेक्शन जो है वो मिला जाए। पहली प्रेफरेंस हमेशा क्या रहती है, कभी अगर कोई ऐसी सिनेरियो बनता है तो या तो वो एक्सटेंडेड फैमिली या फिर क्लोज फ्रेंड्स के साथ चले जाए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है तो उन्हें फॉस्टर केयर्स में भेजा जाता है। फॉस्टर केयर्स में भी पहली प्रेफरेंस ये रहती है कि उन्हें एक सिमिलर कल्चर जो है, जो एक ट्राइबल या फिर कम्युनिटी कनेक्शन जो है, उन्हें वहां पे प्रेफरेंस के तौर पे पहले यहाँ किया जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है ग्रुप फॉस्टर, जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि ग्रुप फॉस्टर होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है, एक फैमिली सेटिंग की जाती है, जहाँ पे जो भी अनरिलेटेड चिल्ड्रंस होते हैं उनके साथ उनको एक सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ रखा जाता है, जो कि जिनका अपना कोई भी एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होता है। तो इनको क्या कहते हैं, जो टर्म यूज की जाती है, इसे ग्रुप फॉस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है स्कीम्स पे आपको डेटा ही पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप फॉस्टर क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करेंगे कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर एक फॉस्टर केयर काम करता है। अब वो ग्रुप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं किसी भी एक फॉस्टर केयर को काम करने के लिए? सबसे पहला तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक फैमिली है या फिर एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट जो है वो होना जरूरी है। किसके लिए? इस जो है यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो एक फैमिली या फिर एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट जो है, ये एक मोस्ट कंडक्टिव माना जाता है किसी भी बच्चे के लिए, और हर एक चाइल्ड का जो राइट है कि राइट टू ग्रो इन सच एनवायरनमेंट। मैंने आपको अडॉप्शन के केस में भी एक एग्जांपल समझाई थी कि जो भी प्रेफरेंसेस, जैसे हम लोगों ने देखी थी ना कि सोशल कल्चर जितना भी है कोशिश की जा सकती है कि रिलेटेबल रहे। अब ऐसा नहीं है कि कोई जम्मू कश्मीर से बच्चा है और उसको फॉस्टर के लिए आप लोग तमिलनाडु या फिर चेन्नई भेज दोगे कहीं पे। अब कोशिश ये की जाती है कि उसको उसी कल्चर में मिले जहाँ पे उसको एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत रहती है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो है एक राइट होता है टू ग्रो इन सच एन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे अगर बात की जाए थोड़ा सा और डिटेल में कि जितने भी डिसीजंस होते हैं, इनिशिएटिव्स होती हैं, अप्रोच होती हैं, फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट गाइडलाइन, जो एक गाइडलाइंस टाइम टू टाइम यहाँ पे आती हैं, और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो केस बाय केस बेसिस पे इसको वेरी भी किया जा सकता है, उस तरीके से इसको बनाया भी जाता है with a view to ensuring children's safety and security and must be grounded in the best interest of the child। अब यहाँ पे जो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो कंडीशन होनी चाहिए वो उसको या तो फैमिली लाइक एनवायरनमेंट देना चाहिए। दूसरा, उसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए हमेशा। तीसरा क्या रहता है यहाँ पे कि जो गाइडलाइंस आई हैं यहाँ पे, जो हर बार गाइडलाइंस आती हैं टाइम टू टाइम फॉस्टर केयर को लेके, उन गाइडलाइंस की मस्ट रिस्पेक्ट द चाइल्ड राइट टू बी consulted and to have his views duly taken into account in accordance with his evolving capacities। अब क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी बच्चे को फॉस्टर केयर में डाल दिया और बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। आपको टाइम टू टाइम जो है कंसल्ट करना होता है उस बच्चे को भी, और उसको भी उसकी इवॉल्विंग कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर जो है चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई सिबलिंग है, कोई भाई बहन है, एक चाइल्ड की जगह कोई भाई बहन है या बहनें हैं या भाई हैं, तो या फिर कोई ट्विंस है, तो उनको प्रेफरेबली ये किया जाता है कि उन्हें एक ही फैमिली में भेजा जाए, ताकि फैमिली लाइक एनवायरनमेंट जो है, अगर आप अपने ही भाई के साथ किसी फॉस्टर केयर में जाओगे तो
यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू ग्रो इन अ फैमिली इन्वायरमेंट, एवरी अटेम्प्ट मस्ट बी मेड टू रीयूनाइट द चाइल्ड विद हिज बायोलॉजिकल फैमिली बाय स्ट्रेंथनिंग द बायोलॉजिकल फैमिली थ्रू अ प्लान्ड प्रोसेस। अब देखो कोशिश यहाँ पे यही है हमेशा से इन स्कीम्स की या फिर इन सब जो भी चीज़ों की, कि अगर कोई बच्चे का अगर बात की जाए फैमिली लाइक इन्वायरमेंट जो हम कह रहे हैं, तो मेन प्रेफरेंस यहाँ पे यही रहती है कि अगर किसी तरीके से इसे रीयूनाइट करवा दिया जाए उसी के ही बायोलॉजिकल फैमिली के साथ, तो ये पहली प्रेफरेंस रहती है हमेशा। अगर कई केसेस में होता है कि ऐसा नहीं भी हो पाता, तो बट प्रायोरिटी भी हमेशा यही रहती है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रहते हैं वो यही है कि पहला फैमिली लाइक इन्वायरमेंट, दूसरा बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर, तीसरा बच्चों का जो भी है उन्हें प्रॉपर कंसल्ट किया जाना चाहिए, फोर्थ पॉइंट कि अगर कोई सिबलिंग या ट्विंस है तो उन्हें सेम फैमिली में रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे फॉस्टर केयर जो है वो काम करता है। अब बात करती है कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं उन बच्चों की जो कि एलिजिबल होते हैं फॉस्टर केयर में जाने के लिए। अब देखो सबसे पहली चीज अगर बात की जाए, जो बच्चे पैदा होने से लेकर 6 साल तक के हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है फॉर द प्लेसमेंट इन लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर। अब देखो क्या है यहाँ पे, इस टर्म को ध्यान रखना। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पढ़ी थी, या फिर हम लोगों ने हमारा जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि 1 साल से पैदा होने से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को कोई भी एक सप्लीमेंट नहीं दिया जाता। उनके लिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेस्ट कंसीडर की जाती है। अब वैसे ही यहाँ पे क्या है, जब बच्चा 6 साल से पहले की एज का होता है उन्हें कोशिश की जाती है कि इस एज ग्रुप का जो बच्चा है उन्हें पहले तो कंसीडर नहीं किया जा सकता कि एक लॉन्ग टर्म के लिए फॉस्टर केयर में भेजा जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं इनको कोशिश की जाती है कि एक परमानेंट फैमिली जो है ये प्रोवाइड कर दी जाए, और किसके थ्रू, अडॉप्शन के थ्रू। अब से एक होमवर्क का क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अडॉप्शन का सारा जिम्मा किसके ऊपर आता है, तो कौन देखता है ये देखते हैं कारा। कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिख के बताना या अपनी नोटबुक में लिख के बताना बिना क्वेश्चन पुराने लेक्चर के नोट्स खोले, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूछा जाएगा आपको अडॉप्शन से। अगर क्वेश्चन बनेगा तो कारा के रिलेटेड होगा। फुल फॉर्म में या नहीं बोलूंगा, आप लोग अपने नोट्स में बाद में चेक कर लेना। इसके बाद जो बच्चे रहते हैं जिनकी एज ग्रुप 6 से 18 साल की होती है, और वो बच्चे जो रहते हैं चाइल्ड केयर में इंस्टीट्यूशंस में, शैल बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल केयर प्लान डेवलप्ड इन द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट जो आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, वो ये होगा कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, पैदा होने से लेके 6 साल तक के, उनको क्यों कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको यही है कि उनको एक परमानेंट फैमिली मिले। अडॉप्शन के थ्रू ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। अडॉप्शन का पूरा सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरीके से हायरार्की में वो काम करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कारा जो है सेंट्रल जो एजेंसीज आती है वो स्टेट के पास जाती है, स्टेट अपनी एक स्पेशल अडॉप्शन अथॉरिटीज़ के पास जाती है, फिर वहाँ से पूरा डेटा आता है, तो उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलता है। अडॉप्शन में ये सब डिस्कस किया था। तो ये जो 6 साल तक के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेफरेंस होती है कि इनको अडॉप्ट ही कर लिया जाए लीगली। दूसरा, जो 6 से 18 साल के बच्चे हैं इनको जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजा जा सकता है, जिसे कि फॉस्टर केयर कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स टर्मिनली इल रहते हैं, और अगर वो पेरेंट्स ही रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं कमिटी को या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, DCPUs को, कि वो बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं फॉस्टर केयर में जाने के लिए, जिनको पेरेंट्स खुद वहां पे जाके करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे आइडेंटिफाई किए जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा थ्रू PONIC। अब मेरे को पता था बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि PONIC क्या होता है, और हो सकता है ये आपको पेपर में भी देखने को मिले। देखो PONIC की फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, ये भी कई बार आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। ये होता है आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों को ये आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पेरेंट्स मेंटली इल हैं या फिर जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, एक तो आ गया कि जो खुद जाके रिपोर्ट करते हैं
कि हम नहीं रख सकते, दूसरा जिसको डीसीपीयूज जो है आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों यहाँ पे आ सकते हैं। किसी के अगर दोनों पेरेंट्स जेल में हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं। जो बच्चे विक्टिम रहे हैं फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज के या नेचुरल डिजास्टर या डोमेस्टिक वायलेंस के, ये बच्चे भी फॉस्टर केयर में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि इनको भी वहां भेजा जा सकता है। राइट ऑफ चाइल्ड अंडर फॉस्टर केयर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि राइट क्या रहते हैं एक बच्चे के जो कि फॉस्टर केयर में जाता है, देखो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो काम करती है किसके साथ, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फंक्शनरीज के साथ मिलकर काम करती है। इनका मेन काम यही है कि जो फॉस्टर चाइल्ड है उनके जो भी हित के लिए, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ें होती है उसको और उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जितना भी ज़रूरी हो सकता है उस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखा जाए। और चाइल्ड शेल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द सिचुएशन ऑफ हिज बायोलॉजिकल फैमिली। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोगों ने एक केस बताया कि मान लीजिए पेरेंट्स जेल में हैं, वो बच्चे एलिजिबल होते हैं या फिर उन्हें भेजा जा सकता है फॉस्टर केयर में। उन बच्चों को पूरा हक रहता है कि वो अपने बायोलॉजिकल फैमिली जो है उसकी सिचुएशन को जान सकते हैं। जेल वाले भी और जो बीमार रहते हैं उनके बारे में भी, अगर कोई बच्चा 6 से 18 साल की एज में, मान लो 10 से 12 साल का है, तो उसका ये हक बनता है कि उसको यहाँ पे पूरा डिटेल जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कुछ राइट ऐसे होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है जो फॉस्टर केयरर्स या फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी होती है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो भी यहाँ पे है उसकी राइट टू बी हर्ड एंड रिस्पेक्टेड, यानी कि उनकी बात को सुना जाना चाहिए और रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। उनको किसी भी तरीके का एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि उनका किस तरीके का सोशल ओरिजिन रहता है। उनके पास एक राइट रहता है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं सेम चाइल्ड को आफ्टर कीपिंग दैट चाइल्ड इन फॉस्टर केयर फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो ये एक एमसीक्यूज बन के निकल सकता है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा फॉस्टर केयर में है, कोई अगर पेरेंट उसका यहाँ पे ध्यान रख रहा है, पिछले कितने सालों से मिनिमम पीरियड से उसको ध्यान रखना है ताकि वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना 5 सालों से, अगर वो मिनिमम 5 साल तक उसका ध्यान रख रहा है, और साथ में एक और कंडीशन ये है कि अगर कोई भी उसका वापस से ये क्लेम नहीं करता कि ये बच्चा उनका है, तो यहाँ पे वो उसको अडॉप्ट कर सकता है लीगली। लेकिन किसके थ्रू, जो पूरी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, गाइडलाइन गवर्निंग अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है उसको फॉस्टर केयर में भेजा गया है, अब वहां पे कोई एक पेरेंट उसका पूरा ध्यान रख रहा है, और कितने साल तक, 5 साल तक, ठीक है। अगर मान लो ये 5 साल तक ध्यान रख रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली अब ये बच्चा जो है ये इनका हो गया है, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई क्लेम नहीं करता है कि ये जो बच्चा है ये इनका है, तो इस केस में भी ये जो होगा, जो फॉस्टर केयरर या पेरेंट होगा, ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, यानी कि कारा के ऊपर जाकर रजिस्टर करके जो भी गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो करके, गाइडलाइंस गवर्निंग अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015, उस पे जाके तब ये इसको अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्शन को लेके जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है हर एक केस के लिए, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं 5 साल से इसका ध्यान रखता हूँ ये बच्चा मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अगर अडॉप्ट करना है तो आपको उस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था अडॉप्शन की। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये कुछ राइट्स पेरेंट्स को भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं यहाँ पे उन पेरेंट्स की होती हैं, जो कि क्या रहती है, देखो फॉस्टर केयरर्स या पेरेंट्स की अगर बात की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंपल है। जो भी एक पेरेंट निभाता है अपने बच्चों को लेके, वो सारी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि उसको एक प्रॉपर एडुकेट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर देना है, उसको सपोर्ट करना है, ट्रीटमेंट अगर कोई बच्चे का होता है फिजिकल, इमोशनल या मेंटल हेल्थ को लेके उसका ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखना है, वोकेशनल ट्रेनिंग अगर चाहिए तो उसको पूरा ध्यान में रखना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नीड्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा उसे प्रोटेक्शन देनी है किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन को लेके, या फिर माल ट्रीटमेंट, हार्म या निगलेक्ट या अब्यूज के, ये सब देखो जो पेरेंट्स करते हैं सारी सेम चीज़ें उनको यहाँ पे करनी है। ऐसा कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। और उसकी जो प्राइवेसी है चाइल्ड की, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी बायोलॉजिकल फैमिली की भी करनी है, और एक्नॉलेज करना है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कॉन्फिडेंशियल रहे और उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए तो अनदर पार्टी विदाउट प्रायर कंसेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और
इमरजेंसी सिचुएशन में आपको PONIC क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो यहाँ पे है, इनको आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है कभी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो है ये कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो फॉस्टर केयरर्स की आती है। अब क्राइटेरिया क्या रहता है यहाँ पे फॉस्टर केयरर और पेरेंट्स को सिलेक्ट करने का, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट रन करती है, उस पर भी बात कर लेंगे, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखो कुछ एक क्राइटेरिया रहता है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा वो बोलेगा कि मैंने फॉस्टर केयरर या पेरेंट बनना है, मेरे को बच्चे दे दो, मैं इनका ध्यान रख लूंगा, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया जाता है और अप्लाई किया जाता है सिलेक्शन मेड करने के लिए, ताकि जो भी इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप फॉस्टर जो होगा उसको DCPU जो है वो क्या करता है, पूरा प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो करता है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि जो स्पाउसेस होंगे या जो पति पत्नी होंगे वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अब कल को क्या होता है, मान लो कोई फॉरेनर आएगा, वो बोलेगा ठीक है हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हम लोग यहाँ पे बच्चे का ध्यान रख लेंगे, हमें बच्चा दे दो, हम इसको लेके जाएंगे अपनी कंट्री में, वहां पे जाएंगे, बच्चे को कुछ भी कर सकते हैं, कौन ध्यान रखेगा, नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे पहला क्या रहता है, पहला क्राइटेरिया ये रहता है कि जो भी स्पाउसेस होंगे वो इंडियन सिटीजन होंगे। और अगर बात की जाए प्रेजेंट सिंगल पेरेंट अगर है, should not be encouraged for foster care as they are likely to enter matrimony and this may result in problems। अब क्या है, अगर मान लो कोई एक सिंगल पेरेंट है, मान लो कोई एक सिंगल है, वो कहेगा कि मैं ध्यान रखूंगा बच्चों का, तो यहाँ पे भी उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि फॉस्टर केयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि बाद में वो शादी कर लेंगे और वो बाद में प्रॉब्लम बन सकती है बच्चों के लिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फैमिली अपनी आगे बढ़ाने के लिए बाद में उन बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा पॉइंट कि जो भी पति पत्नी होंगे वो दोनों जो हैं विलिंग होने चाहिए कि अगर उन्हें कोई बच्चे का पूरा ध्यान रखना है तो वो दोनों विलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति चाहता है कि हम लोग कर सकते हैं इसको बच्चे का ध्यान रखने के लिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्लोज फ्रेंड्स की एग्जांपल दी थी, उस केस में भी क्या होता है, मान लीजिए कोई पति पत्नी है, कोई क्लोज फ्रेंड पति का था, वो जेल में चला गया और उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी जो है उसके फ्रेंड को दे दी गई, बट अगर उसकी वाइफ रेडी नहीं है तो वो भी यहाँ पे फॉस्टर पेरेंट्स नहीं बन सकते या केयरर नहीं बन सकते। दोनों का जो विलिंगनेस है वो जरूरी है। बोथ द स्पाउसेस मस्ट बी अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट MCQs बनते हैं, इन पॉइंट को ध्यान रखना। ये क्राइटेरिया है कि ध्यान कौन रख सकते, क्योंकि देखो पेपर में फॉस्टर केयर लिखा है, अब बहुत सारी जगहों पे ना बच्चों को लेके जो स्कीम्स है वो सब पढ़ा दी जाएगी, लेकिन फॉस्टर केयरर्स या पेरेंट्स के ऊपर जो पॉइंट्स है ये आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स को नोट कर लेना कि उनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, वो एक गुड फिजिकल इमोशनल मेंटल हेल्थ में होना चाहिए। अपर एज का कोई बार लिमिट एज सच फिक्स नहीं है, किसी भी एज तक वो हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 35 ईयर्स जो है यहाँ पे चाहिए। और उनकी जो इनकम है, they have an income in which they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the foster care maintenance payment for the child। अब देखो क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा ना और डिटेल में जब चीजें पढ़ेंगे, अभी मैंने जो आपको प्रोग्राम बोला था, इस फॉस्टर केयर मेंटेनेंस पेमेंट की क्या होता है, फिक्स इनकम जो होती है, मान लो बच्चे को दी जाती है हर महीने, ठीक है, हर मंथ बच्चे को एक इनकम दी जाती है जिससे कि उसका थोड़ा सा उसके खाने पीने का या जो भी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है। अब क्या हो सकता है, मान लो कोई एक बच्चा है, कोई कहेगा कि यार ठीक है इस बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, दोनों विलिंगनेस है, हम लोग जाएंगे बच्चे के अडॉप्शन वो फॉस्टर के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे कि ठीक है यार ये हमारे साथ रहेगा, इसकी जो फिक्स्ड इनकम होगी इससे हम लोग अपने खर्चे करेंगे, बच्चे से काम करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रूल ये भी है, एक क्राइटेरिया ये भी है कि जो भी बच्चे की फॉस्टर के लिए जाएगा वो उसको इस इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, वो ऑलरेडी उसके पास इतनी इनकम होना जरूरी है कि वो अपनी जरूरतें जो है और बच्चे की जरूरतों को भी साथ में जो है उस पे अपने आप ही काम कर सकता है और वो डिपेंडेंट नहीं होगा किस पे, जो फॉस्टर केयर मेंटेनेंस पेमेंट मिलती है। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये गवर्नमेंट की साइट पे लिखे हुए हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद लास्ट पे कि मेडिकल रिपोर्ट चाहिए रहती है जितने भी मेंबर्स हैं फॉस्टर के या फैमिली के। उसके में क्या है कि कोई HIV, TB या हेपेटाइटिस B इन सबसे
जो है नहीं जूझ रहा होना चाहिए। उनके पास एक एडुकेट स्पेस होनी चाहिए जिसमें बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा जो है जितने भी रूल्स हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर्स के विजिट, ये सारी चीज़ें जो है बाकी सब जनरल हैं। सपोर्टिव कम्युनिटी होनी चाहिए, फ्रेंड्स नेबर होने चाहिए, डीसीपी उसका ये पूरा जितना भी है ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया आप लोगों को, ये पॉइंट्स याद रखना। अब बात करते हैं एक और स्कीम के बारे में जिसको मैंने आपको बताया। देखो, इसी से मिलती जुलती ना एक स्कीम लॉन्च करी गई है, मिशन वत्सल्य। वत्सल्य मिशन जो था, जो अभी चल रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। मिशन वत्सल्य लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड कल्चर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो इंश्योर करता है चिल्ड्रन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंडिया में। अब चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमिटीज जो थी बनाई गई थी विलेज लेवल पे, जो आइडेंटिफाई करते थे चिल्ड्रन को कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर सपोर्ट लाइकली टू बी इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, जो ऑर्फन्स हैं या जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जिनको मतलब पेरेंट्स डिसोन कर देते हैं या जो छोड़ देते हैं कहीं पे भी। अब इन बच्चों को क्या था, विलेज लेवल पे कमिटीज बनाई गई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, ये पॉइंट भी याद रखना, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमिटी। ये जो बच्चे थे इनको क्या किया जाता था, अंडर स्पॉन्सरशिप कंपोनेंट ऑफ मिशन वत्सल्य स्कीम, इनको स्पॉन्सरशिप फैसिलिटीज दी जाती थी, जो कि रिकमेंडेशन किसकी थी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की, और अप्रूवल होता था स्पॉन्सरशिप एंड फॉरेस्टर केयर अप्रूवल कमिटी का, SFCAC। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ये हर एक स्टेट का और यूटी का अलग लेवल का होता है। जो SFAC है, SFCAC है, यानी कि स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमिटी, ये अलग अलग रहता है। अब इस मिशन का बेसिक क्या काम था उससे पहले आपको समझना चाहिए कि इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था। देखो, इससे पहले अगर बात की जाए 2009 में ये लॉन्च किया गया था। 2009 से पहले किस तरीके से काम करता था, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, ये 3 स्कीम्स पे काम करती थी पूरे इंडिया में, जिसमें सबसे पहला था जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम। ये क्या करता था, ये वही केयर और प्रोटेक्शन जो रहती थी बच्चों की जो कि कन्फ्लिक्ट विद लॉ चलते आ रहे हैं उसके ऊपर काम करता था। इसके बाद था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, और तीसरा था स्कीम फॉर असिस्टेंस टू चिल्ड्रन होम। यानी कि तीनों अगर बात की जाए ये आपस में इंटरलिंक्ड ही थे कहीं ना कहीं। तो इन तीनों को मर्ज कर दिया गया 2010 में, जिसका नाम क्या कर दिया गया था, जिसका नाम कर दिया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2017 में इसको वापस रीनेम किया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम में, और 2021-22 में इसको वापस से इंट्रोड्यूस किया गया मिशन वत्सल्य के फॉर्म में। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिशन वत्सल्य जो है ये री इंट्रोड्यूस 2021-22 में वापस से किया गया। उससे पहले जो चीजें चलती थी वो क्या थी, 2009 में 3 अलग अलग स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया था। 2010 में इन स्कीम्स का नाम कर दिया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। 2017 में इसको रीनेम कर दिया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, और 2021-22 में री इंट्रोड्यूस किया गया था मिशन वत्सल्य की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी लॉन्च डेट है यानी कि 2009 नहीं है, 21-22 में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था। चल ये पहले से रही है बट री इंट्रोड्यूस इसको वापस से यहाँ पे किया गया था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे मिशन वत्सल्य के। सबसे पहला क्या था, यहाँ पे मेन था कि इंश्योर करना है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल फ्लरिश इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी कि जो फॉस्टर्स होगा एक सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज क्या करती थी, इंप्लीमेंट करती थी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, ताकि जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको जो है अचीव किया जा सके। अब यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की अगर बात की जाए तो 4 तरीके से था। सबसे पहला आ गया स्पॉन्सरशिप पे काम करता था, जिसमें कुछ प्राइवेट एडेड या कुछ गवर्नमेंट एडेड थे। फॉस्टर केयर पे हम लोगों ने पूरा डिटेल में काम अभी बात करी है क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी अडॉप्शन को लेके, यानी कि पहला टास्क था कि सूटेबल फैमिलीज को ढूंढो, और जो उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, यानी कि पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के कारा जिसको हम लोग कहते हैं उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद क्या था, आफ्टर केयर में था फाइनेंशियल सपोर्ट 18 साल की उम्र तक। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले बात करी थी कि इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो जो फॉस्टर पेरेंट्स थे वो इस पे डिपेंड नहीं होने चाहिए जो केयरर्स थे। अब ये कितना जो है
फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ये देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 18 साल तक के बच्चों को मिलती है, लेकिन उसके बाद कई हद तक इसको 21 साल भी किया जा सकता है, और बहुत रेयर केसेस में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि 23 साल तक इसको जो एक्सटेंशन दी जाती है। अब ये क्यों दी जाती है आफ्टर केयर? ताकि ये जो वापस से, जब बच्चा वापस 18 साल का होकर निकलता है वापस से, तो वो सोसाइटी में अपनी आपको एडजस्ट कर सके, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ सके। और ये जो मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है वो किस तरीके से मिलता है मैं आपको बता दूं। जो बच्चे छोटे होते हैं 6 साल तक के, इन्हें 1500 रुपये मिलते हैं पर मंथ के हिसाब से, जो भी इनका ध्यान रखता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए 2000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और जो 14 साल से 18 साल तक के बच्चे उन्हें 2500 पर मंथ मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो कोई भी इनका ध्यान रखेगा वो होली सोली इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो बच्चे के एक्सपेंसेस हैं या फिर जो बच्चे की ज़रूरतें हैं उसके लिए ये यूज़ होगा। तो एक मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है मिशन वात्सल्य के तहत। मिशन वात्सल्य यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा, क्राइटेरिया डिस्कस करा क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कुछ राइट्स को डिस्कस करा फॉस्टर केयर के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल्स को किया और पढ़ा कि फॉस्टर केयर होता क्या है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सिंगल लेक्चर में हमने पूरा टॉपिक जो है ये समेट दिया है। अगर लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको बाकी के लेक्चर्स भी मिले। और अगर इस लेक्चर्स पे व्यूज कम हुए तो हम लोग बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो ऐप पे ही अपलोड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको वहां पे हर एक चीज एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाए। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।